दिसंबर 1989 सर्दी का महीना था। बुकारेस्ट के पैलेस स्क्वायर में सब कुछ थम सा गया था। 50,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ लाया गया था। कईयों को तो सीधा स्कूल या उनके वर्क प्लेसेस से उठा लिया गया था। इस चिलचिलाती हुई ठंड में कुछ लोग 5 घंटे से भी ज्यादा टाइम से खड़े थे और सब एक ही आदमी का इंतजार कर रहे थे, निकोलाई चाउशेस्कू। 24 साल से उसने रोमानिया पर लोहे की मुट्ठी से राज किया था। कुछ दिन पहले तिमिशोरा में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे जब एक लोकल पादरी ने चाउशेस्कू की आलोचना करी। जब लोकल्स ने इस पादरी की गिरफ्तारी का विरोध किया तो चाउशेस्कू की फौज ने उन पर गोलियां चला दी। अब खबर फैल चुकी थी और पूरे देश भर में प्रोटेस्ट भड़क रहे थे। अपनी इमेज ठीक करने की बेकार कोशिश में चाउशेस्कू ने बुकारेस्ट में एक बड़ी रैली बुलाई जिसका नेशनल टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट होना था और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। चाउशेस्कू बालकनी पर आता है और तेज बहरे कर देने वाली तालियों की आवाज के बीच ऑडियंस को हाथ हिलाता है, लेकिन कुछ तो गलत है। भीड़ में लगभग हर कोई पूरी तरह से बिना हिले खड़ा है, सिवाय कुछ लोगों के जो आगे की लाइन में है। ये तालियां बिल्कुल नकली हैं। ये असल में पहले से रिकॉर्ड किया गया एक ऑडियो ट्रैक था जो चौराहे के चारों तरफ बड़े स्पीकर से बज रहा था। फिर चाउशेस्कू अपनी स्पीच शुरू करता है और शुरू में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी जब वो रैली के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा कर रहा था, भीड़ में कहीं पीछे से चीखने की आवाज सुनाई देती है और ये पहले से रिकॉर्डेड ऑडियो ट्रैक का हिस्सा नहीं था। उसकी वाइफ एलेना चिल्लाती है, वो बिल्डिंग में घुस रहे हैं। कैमरे के पीछे प्रदर्शन करने वाले लोग बैरियर्स को तोड़ते हुए सेंट्रल कम्युनिटी बिल्डिंग में घुस रहे थे, ठीक वहीं जहां चाउशेस्कू खड़ा था। कैमरामैन को खास इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो कैमरा आसमान की तरफ कर दे। प्रदर्शनकारी अब चाउशेस्कू के ठीक नीचे थे और चाउशेस्कू और एलेना दोनों ऊपर से चिल्ला रहे थे, उन्हें पीछे रहने को कह रहे थे। ये एक प्रोवोकेशन है, चाउशेस्कू अपनी बीवी से कहता है। किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड्स भीड़ को बैरियर्स के पीछे धकेलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और जब चाउशेस्कू अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है और अचानक से सैलरी और पेंशन बढ़ाने का अनाउंसमेंट करता है, उस स्पीच खत्म होने के बाद भी भीड़ में कई लोग घर जाने से मना कर देते हैं। वो चाउशेस्कू के झूठ और दिखावे से थक चुके थे। ये बात बुकारेस्ट में फैल जाती है। डाउन विद चाउशेस्कू जैसे नारे लगने लगते हैं और आजादी की मांग करते हैं। और जब चाउशेस्कू ये सुनता है तो वो गुस्से से भड़क जाता है। अभी भी बुकारेस्ट में वो टैंक्स, सैनिकों और अपने सीक्रेट पुलिस को ऑर्डर देता है कि इस प्रोटेस्ट को किसी भी तरह से कुचल दिया जाए, और वो ऐसा ही करते हैं। प्रोटेस्टर्स को सड़कों पर गोली मार दी जाती है और जो लोग छुप रहे होते हैं ऊपर बिल्डिंग्स पर चढ़े स्नाइपर्स उनको निशाना बनाते हैं। सुबह तक सड़कों पर इतना खून हो जाता है कि फौज को उसे बड़े वाटर कैनन से धोना पड़ता है। इस बीच चाउशेस्कू बुकारेस्ट में ही ठहरता है और आराम की सांस लेता है। उसे यकीन था कि बागियों को कुचल दिया गया है, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वो अपनी बीवी एलेना से कहता है, लेकिन वो गलत था। सुबह होने से पहली रिपोर्ट्स आती हैं कि वर्कर्स के बड़े बड़े कॉलम्स अपनी फैक्ट्रीज छोड़कर सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं और कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्हें रोकने के लिए भेजे गए फौजी और पुलिस वाले अचानक गोली चलाने से मना कर देते हैं और असल में प्रोटेस्टर्स के साथ शामिल हो जाते हैं। चाउशेस्कू फौरन ही सेंट्रल कमेटी बिल्डिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के बचे हुए मेंबर्स के साथ क्राइसिस मीटिंग करता है। उसी वक्त लाखों डेमोन्स्ट्रेटर अब सेंट्रल कमेटी को पूरी तरह से घेर लेते हैं और उनमें से कुछ तो अंदर भी घुस जाते हैं। प्रोटेस्टर्स के चाउशेस्कू के ऑफिस पहुंचने तक कुछ ही मिनट बचे थे। वो और उसकी बीवी एलेना पूरी तरह से सहम जाते हैं। चाउशेस्कू ने फौरन अपने पायलट को छत पर हेलीकॉप्टर लाने का ऑर्डर दिया और उन्हें उनके बॉडीगार्ड्स को उठाकर हेलीकॉप्टर में बिठाना पड़ता है। उनके चेहरे से रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। 2 सीनियर ऑफिसर्स और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ वो हेलीकॉप्टर में घुसते हैं और प्रोटेस्टर्स के छत तक पहुंचने से कुछ ही लम्हे पहले उड़ जाते हैं। पायलट फौरन ही सिटी के नॉर्थ में स्नागोव में चाउशेस्कू के घर की तरफ जाता है। यहाँ चाउशेस्कू बेकरार होकर मिलिट्री असिस्टेंट बुलाने की कोशिश करता है और पायलट को 2 हेलीकॉप्टर्स फौजियों के साथ एस्कॉर्ट के रूप में लाने का ऑर्डर देता है, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब साफ था, वो अकेले हैं और कोई मदद करने नहीं आएगा। 2 ऑफिशियल्स को पीछे छोड़कर बोझ कम करने के लिए पायलट चाउशेस्कू को जल्दी से उड़ने से मना कर देता है। वो अपने पायलट को वेस्टर्न सिटी टार्गोविस्टे की तरफ उड़ने का ऑर्डर देता है, एक वफादार साथी तक पहुंचने की उम्मीद में। लेकिन अचानक रेडियो पर एक मैसेज बजता है, सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है, कोई भी अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट को गोली मार दी जाएगी और इसलिए उन्हें लैंड करना पड़ा। पायलट उन्हें बुकारेस्ट और टार्गोविस्टे के बीच एक सड़क पर उतारता है और इसके साथ ही चाउशेस्कू खुद को सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अकेला पाता है। कुछ देर बाद वो और उसके साथी एक चलती हुई कार को रोक के हाईजैक करने में कामयाब हो जाते हैं। ये ड्राइवर उन्हें टार्गोविस्टे शहर की तरफ ले जाता है। रास्ते में घबराते हुए चाउशेस्कू रेडियो पर अनाउंसमेंट सुनता है जो बुकारेस्ट में बागियों की जीत की खबर चला रहा था
कार ड्राइवर पेट्रेडिचो सजेशन देता है कि वो शहर से बाहर एक एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में छुप जाए। जब वो वहां पहुंचते हैं, इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर चाउशेस्को और उसकी वाइफ एलिना को कमरे में धक्का दे देता है और बाहर से ताला लगाकर उन्हें कमरे में कैद कर देता है। कुछ ही देर बाद वहां की लोकल पुलिस दोनों चाउशेस्को और उसकी वाइफ को गिरफ्तार कर लेती है और कुछ ही दिनों के लिए उन्हें शहर के फौजी दस्ते को सौंप दिया जाता है। नई सरकार दोनों पर जल्द से जल्द मुकदमा चलाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी के अगले ही दिन इलियाशको जो नए हेड ऑफ स्टेट बने, उन्होंने इनके ऊपर हुए मुकदमे पर दस्तखत किए। यहाँ उन पर जेनोसाइड, कंट्री की इकोनॉमी को तबाह करने और विदेशी बैंक्स में $1 बिलियन से ज्यादा के साथ भागने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। जब उनके ये गुनाह पड़े जा रहे थे, चाउशेस्को बस हंसता रहा। ये मुकदमा लगभग 2 घंटे तक चला और बिना किसी असली डिफेंस या अपील की कोशिश करते हुए चाउशेस्को ने खुद कोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और उसे इल्लीगल कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जज के पैनल ने उन्हें और उनकी बीवी एलिना दोनों को कसूरवार ठहराया। दोनों के लिए सजा थी फायरिंग स्क्वाड की गोलियां और सजा फौरन मिलने वाली थी। चाउशेस्को ने फैसले को ठुकराने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। रूम से बाहर ले जाने से पहले चाउशेस्को के गार्ड की तरफ मुड़ा और कहा वो एलिना के साथ मरना चाहते हैं, और वो मान गए। इस बीच एक फौजी उनके हाथ बांधने के लिए एक रस्सी लेकर आया, लेकिन ना तो चाउशेस्को ना ही एलिना बंधना चाहते थे। कह रहे थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं और वो भागेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई। फिर उन्हें बाहर लाया गया और एक दीवार के सामने खड़ा कर दिया गया। एलिना ने गुस्से में उस फायरिंग स्क्वाड के जल्लादों को गालियां देना शुरू कर दी। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि वो फूट फूट कर रो रही थी। चाउशेस्को दूसरी तरफ खामोश और चुपचाप रहता है। अगले दिन रोमानियन टेलीविजन पर बैरिक्स की दीवार के नीचे दोनों की लाशों का फुटेज दिखाया गया। इसका आखिरी सबूत कि चाउशेस्को अब नहीं रहे। मई 1990 में रोमानिया ने 1937 के बाद पहली बार फ्री इलेक्शंस कंडक्ट किए। अगले 20 सालों में ये नाटो में शामिल हुआ, यूरोपियन यूनियन में एंटर किया और फिर से अपनी कंट्री का डेवलपमेंट शुरू किया। चाउशेस्को की कहानी हमें ये मैसेज देती है कि अर्श से फर्श तक पहुंचने में वक्त नहीं लगता। डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।